राम राम, गुड मॉर्निंग। बच्चों में जोश नहीं है, बूढ़ों में है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो आपके सामने ये सबसे पहले तो मेरे जो सारे पेरेंट्स, बड़े भाई साहब, ताऊ जी, इनके लिए मेरे दिल में बहुत ज़्यादा अलग इज्जत है। मेरे माँ बाप, मतलब बहुत टाइम से हम सोच रहे थे कि बाहर सारे बच्चे लग रहे हैं हर जगह से। मेरा बच्चा दिल्ली सब इंस्पेक्टर, यूपी सब इंस्पेक्टर, बिहार सब इंस्पेक्टर, हर जगह लग रहा है, लेकिन हरियाणा में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मैं हरियाणा में आया ही नहीं। अब मैं यही सोच रहा था कि हरियाणा में भी हर जगह आए, हर बड़ी भर्ती में हमारे बच्चे आए, हमारे गांव के बच्चे आगे निकले, क्योंकि गांव का बच्चा पीछे है, अभी बहुत पीछे है, लेकिन पढ़ने में बहुत तेज है, इंटेलिजेंट है, मेहनती है, सही डायरेक्शन नहीं है। 11वीं 12वीं के बाद बोलते हैं बेटा कोई कोर्स कर ले ताकि एक बार सेव हो जाएगा, तू ITI कर ले, नर्सिंग का कर ले। हम अब पहले ही बच्चे को डरा देते हैं, पहले ही एक बच्चे को ना डर कर देते हैं, तू तो बड़ी चीज़ तो कर ही नहीं सकता, तू अफसर नहीं बन सकता। हमारी फैमिली में से मेरे एग्जाम्पल है, जो फैमिली हिसार रही है उनके सबके बच्चे कामयाब। जो फैमिली गांव में थी उनका नुकसान रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक सीमित सोच हो जाती है। ये नहीं कि गांव का बच्चा निकाल नहीं सकता, हम भी एक गांव से ही निकले हैं, और लेकिन मेरे बाप बाप ने हमें बाहर भेजा, उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा हमें। क्योंकि बाहर का बच्चा हर चीज़ सीखता है, व्यवहार सीखता है, बोलना सीखता है, बड़े से कैसे बात करनी है। बाहर के बच्चों में कंपटीशन दिखता है, लेकिन हम अपने घर में रह के उतना नहीं सीख पाते। तो सबसे पहले तो जो पेरेंट्स हैं उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने बच्चे को, एक होता है घर में 3 बच्चे हैं, हमारा ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, ये तो नालायक है, दूसरे को ये सीधा कहते हैं नालायक है, कोई नालायक नहीं है। एक जो भी ये तैयारी करके ये फोटो आपने देखे हैं, इनमें से ऐसे भी हैं जो 60% नंबर थे उनके, 35 नंबर, 40 नंबर मैथ में थे, वो बच्चे भी इंस्पेक्टर लग सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बच्चा कर सकता है। पहले तो ये जो माँ बाप हैं अपने बच्चों में डिस्क्रिमिनेशन करना बंद करो कि ये बच्चा होशियार है, ये बच्चा इंटेलिजेंट है, क्योंकि वो बच्चा फिर बाद में फील करता है। तो अगली बात मेरी ये रहेगी कि करियर को कैसे शुरू किया जाए। सबसे पहली चीज़ होगी, माँ बाप 12वीं में जो बच्चा होगा, अगर जिसको बहुत ज़्यादा अच्छे ड्रीम है, वो 10वीं से सोचेगा मुझे अगर लेफ्टिनेंट बनना है। जो मेजर साहब आएंगे वो लेफ्टिनेंट भर्ती हुई थी, मेजर लगे, तो वो 10वीं से उसके सपने जगेंगे। तो सबसे पहले जिसने +2 कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, +2 के बाद ही सोचे मुझे करना क्या है। कहते हैं सरकार में नौकरी नहीं है, बहुत नौकरियां हैं, आपको पता ही नहीं है। हर साल कम से कम 2.5-3 लाख वैकेंसी सेंटर गवर्नमेंट निकालती है, चाहे हम कितनी भी गाली दे दें, हम वो फिक्स है, उनका कैलेंडर आता है। लेकिन हम माँ बाप सोचेंगे कि हमारा बच्चा सबसे पहले तो पास रहे, उसे मिल जाए नहर पे बिल्डर, और यहाँ पास में बस उसको दूर ना जाना पड़े कहीं भी। जब आप अच्छी सोसाइटी बनाना चाहोगे तो निकलना पड़ेगा, अलग सोचना पड़ेगा। भीड़ एक ही चीज सोचती है कि बस सारी चीजें मुझे मिल जाए, करना कुछ ना पड़े। सरकारी नौकरी क्यों? क्योंकि मुझे ऐसी पास में मिल जाए, कुछ ना करना पड़े। बस दो, अगर शाम से बताएंगे कि मैं 3 घंटे जाता हूँ और कुछ नहीं करना पड़ता, करोगे तो आगे बढ़ोगे ना, तो पोस्ट तो तभी मिलेगी आपको अच्छी चीज। अगर ये जो सितारे लगते हैं, एक इंस्पेक्टर यहाँ आएंगे, अगर ये सारे भी मैं बुलाऊंगा इनको कभी न कभी, तो उसने अलग सोचा होगा ना, बाहर निकले। तो पहले यहाँ फैसिलिटी नहीं थी। मुझे भी ये अच्छा लगा कि मैं अपने गांव के लिए कुछ कर सकता हूँ क्या? हाँ, सच में कर सकता हूँ। और मेरा ये यहाँ से एक मिशन स्टार्ट होगा, मैं अपने गांव को बदलूंगा। मतलब यहाँ से मेरी सोच अलग रहेगी। सिर्फ ये कोचिंग नहीं कि मेरे पास कोई बच्चा है, गाँव की सोच हर तरह से बदल सकते हो। आप पेड़ लगा सकते हो, आप बहुत काम कर सकते हो। लाइब्रेरी का हमारा कंसेप्ट चलेगा कि हम अपने गांव को उठाएं। कहते हैं ना, दूसरों को सुधारने से अच्छा पहले खुद सुधरो। हम हमारे माँ बाप ने हमें इतना मौका दिया, उनका मतलब रहेगा पूरी जिंदगी कि उन्होंने खुद इतनी मेहनत करके मतलब हमें आगे बढ़ाया। आज भी हमें लगता है कि
वो भी देखे हैं कि मेरे पास मैं चाय पीने के लिए सोचता था, दिन ये भी देखे हैं, दिन आगे भी देखूंगा, लेकिन एक ही चीज़ है, मैं भीड़ की तरह नहीं सोचूंगा, अलग सोचूंगा। मैं कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, हर चीज़ कर सकता हूँ, ये मेरा विश्वास है। और मैं उस बच्चे को भी आगे लेके जाऊंगा। ये कहते कि मेरा नहीं होगा, मैं उसको लेके जाऊंगा, लेकिन मुझे पूरी डेडिकेशन चाहिए उस बच्चे से कि हाँ मैं कर सकता हूँ सर। उससे ज़्यादा मेहनत मिलेगी हर एक चीज़ में। कोई बच्चा कहता है मैथ मेरा कमज़ोर है, कैसे कमज़ोर है? आप खुद की सोच कमज़ोर है। हमने तो ये देखा, यही सीनियर सेकेंडरी से पास की है, ऐसे ही भीड़ में 100 बच्चे बैठे होते थे, उससे पास की है। हम भी कभी फेल हुए हैं, लेकिन गांव में कभी ऐसा भी होता था कि अकेले 3 बच्चे पास हुए थे साइंस साइड से। तो आज के दिन एक थोड़ी दूसरी सोच क्या बदलनी है माँ बाप को कि बच्चा को ना हम साइंस दिलाते हैं, साइंस वाला ही बच्चा इंटेलिजेंट है। ये गलतफहमी दूर कर लो अपनी। जो भी बाहर जाओगे, जो भी IAS BCS या बड़ी सोसाइटी के हैं, वो पहले बच्चे को ये बोलेंगे कि आगे करना क्या है। अगर उनको IAS बनना है तो वो आर्ट्स लेंगे। ये सोच हमारी ही है गांव की कि वो कह देंगे साइंस का बच्चा तो इंटेलिजेंट है और आर्ट वाला तो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता, निकम्मा है। तो आर्ट वाला ही सबसे बड़ी पोस्ट पे जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी बच्चा कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ साइंस वाला नहीं कर सकता। साइंस एक मतलब अलग फील्ड है, जैसे 12वीं के बाद लेते हैं। साइंस उनके लिए है जिसको ये लगता है कि मुझे बहुत रिसर्च फील्ड में जाना है। ऐसे ही नहीं कि हर बच्चा साइंस ले ले। साइंस लेके क्या होगा कि वो BSc करता है, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री। अगर वो एवरेज बच्चा है उसमें घिस जाएगा, उसको पास करने के लिए ना बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि उसका अंदर से वो चीज़ नहीं बनी है। सबसे पहले बच्चे से पूछो तुझे क्या करना है। अगर 12वीं तक वो साइंस ठीक से नहीं चला पाया, लगा कि हम कहते हैं तू नालायक है, उसको डांटेंगे, उसके ऊपर अपने आप ही प्रेशर बढ़ा देंगे, फिर वो क्या करेगा? छोड़ देगा पढ़ाई। तो पढ़ाई छुड़वाना बच्चे का नहीं है। अपने बच्चे को सबसे पहले पूछो करना क्या है। और एक चीज़ मैं यही कह रहा हूँ, +2 के बाद इतने करियर खुले हैं। मतलब मैं आज देखता हूँ, पहले सोचता था कि नौकरी नहीं है। जैसे हमने हांसी बस स्टैंड पे एक बार देख रहा था, SSC की फॉर्म किया, मुझे नहीं पता था। ग्रेजुएशन के बाद तक मुझे नहीं पता था। जब मैंने देखा कि प्राइवेट फील्ड में गया हूँ, B.Tech करने के बाद मैं प्राइवेट फील्ड में गया हूँ, मुझे लगा कि चंडीगढ़ में जाने के बाद मैं प्राइवेट नौकरी के लिए नहीं बना हूँ। तो ऐसे ही घर आ गया, मैंने कहा मैं तो नौकरी छोड़ दूंगा। और नौकरी छोड़ना बहुत बड़ी बात होती है घर वालों के लिए। नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो अंदर होती है मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सारी चीज़ें घर वालों के पैसे पे बहुत मौज की है। मतलब सारी चीज़ें घर वालों के पैसे पे, घर वालों ने ATM दे रखा था, बड़ा लड़का है कुछ भी कर लेगा। लेकिन जब ये रियलाइज़ हुआ कि मैं खुद कमाने लगा, मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ पैसे की बहुत वैल्यू होती है। माँ बाप बड़े सेक्रीफाइस से पैसा कमाते हैं। वो खुद एक कुर्ते पजामे के लिए सोचेंगे कि लूँ कि ना लूँ, चल जाएगा काम। बच्चे क्या सोचते हैं माँ बाप के लिए कि, और सबसे पहली चीज़ माँ बाप के लिए सबसे बड़ा फील होता है प्राउड मोमेंट कि उसका बेटा नौकरी लग जाए सरकारी। अलग ही उसके कंधे होते हैं। और स्पेशली फादर के लिए, बापू के तो ना कहते हैं वो कंधे चौड़े हो जाते हैं। मैंने नौकरी छोड़ी थी, मेरे से बात नहीं की थी कुछ टाइम घर वालों ने। तो यही होता है कि नौकरी बड़ी चीज़ है, लेकिन मुझे पता था कि मैं ऐसा रास्ता दिखा सकता हूँ। मेरे साथ जितने भी बच्चे मेरे, चाहे रिश्तेदार रहे, फैमिली वाले रहे, वो सारे छोटी से लेके बड़ी असिस्टेंट कमांडेंट तक सेलेक्ट है। उसके बाद करियर सेलेक्ट किया मैंने कि हाँ दिल्ली टीचिंग कर रहा हूँ। टीचिंग में जिस भी जगह गया, जिस भी पोस्ट पे, अब मैं अभी बात कर रहा था एक लड़की रो में, मतलब हम सोचते हैं रो एजेंसी होती है, लड़की रो में आ सकती है क्या? उसकी फोटो हम नहीं लगा पाए, बात अभी भी उसकी वीडियो कॉल पे होती है, सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो लड़कियां हर फील्ड में काम कर सकती हैं। मेरे 70% बच्चों में लड़कियां एग्ज़ाम निकालती हैं। क्यों निकालती हैं? क्योंकि लड़कियों को एक चीज़ होती है कि एक डायरेक्शन अच्छे से मिल गई, अगर एक डायरेक्शन उसको सही से दे दी कि भैया यही करना है, वो पागल होती है कि ना खाना खाएगी, ना उसको भूख लगेगी, वो अपने काम में इतना मस्त हो जाएगी और वो रिजल्ट देगी। लेकिन यहाँ यही बात है कि उसको मिल नहीं पाती क्या? डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब किसी ने को, जैसे किसी ने बता दिया कि ये पढ़ ले, अब जाते हैं बच्चे ऑनलाइन पे। ऑनलाइन में क्या हो रहा है कि अगर सभी को पढ़ाना पड़ रहा है, वो एक कोर्स उसका मैथ का 1 साल लग जाता है। और दूसरी चीज़, जैसे ही मान के चलो अगर मैंने मोबाइल खोला, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं अपनी भी बात बताता हूँ, मैं काम कुछ करने जाता हूँ
मोबाइल पे पता नहीं वो काम रह जाएगा, बाकी सारी चीजें हो जाएंगी। तो सबसे बड़ी कमी जो आज के दिन जो पहले नहीं थी, मेरे पास मोबाइल नहीं था जिस टाइम हम पढ़ाई कर रहे थे, हमने मोबाइल फेंक दिया था। तो आज ये जो सोशल मीडिया है सबसे खतरनाक है, क्योंकि जो रील्स वाला कंसेप्ट है कि हम अपने आप को सबसे ऊपर दिखाएं, एक रील डाली हंस के कि हम चाहते हैं 15 व्यू आ गए, वो व्यू नहीं, आपका करियर का सबसे कीमती टाइम खा रहा है। क्योंकि अगर आप आज की एज में निकाल देते हो, ये जो 3-4 साल है, भगत सिंह 23 साल की एज में ना फांसी लटक गए थे। उनकी सोच बड़े बड़े को ये हो गया था, सरकार हिल गई थी। क्योंकि ये नहीं कि भगत सिंह क्रांतिकारी है, सिर्फ ये नाम आता है ना कि भगत सिंह एक क्रांतिकारी है, उनके विचार बहुत क्रांतिकारी थे। क्योंकि उन्होंने कहा ना कि जिंदगी अपने कंधों पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो जनाजे उठा करते हैं। इस लाइन का मतलब अगर एक 21-22 साल का नौजवान समझ ले कि आपको जो भी करना है अपने कंधों पे करना है। इस दुनिया में जो साथ देगा आपका वो माँ बाप, ठीक है, और एक गुरु। वो ये चाहेगा कि आप उनसे ऊपर के ओहदे पर जाओ, उनसे ऊपर की पोस्ट पे सेलेक्ट हो। उसके अलावा हर कोई आपको ये सोचेगा कि ये कर रहा है क्या, पता नहीं ये चीज ये कर रहा है क्या। मैं ये कह रहा हूँ कि एक भी किसी पर्सन ने मुझे ये नहीं कहा कि भाई तू ये कर, मैं साथ हूँ, पीछे खड़ा हूँ, कहीं भी। लेकिन मुझे यही था कि मैं कर लूंगा। मेरे अंदर एक ही चीज है, कभी मैं हार नहीं मानता इस चीज पे कि जो भी आई मैं कर लूंगा। बस मुझे पता है, जब मेरे पास पैसे भी नहीं होते थे तो मैं यही सोचता था कि हो जाएंगे, कैसे ही मैनेज हो जाएंगे। एक लाइफ ऐसी देखी कि मेरे पास बहुत पैसा है, दूसरी लाइफ ऐसी देखी तब कुछ भी नहीं था। लेकिन मेरे दिमाग में एक ही सोच थी, मैं कर लूंगा, कि हाँ जैसे भी ये हो जाएगा। पॉजिटिव सोच यही कहती है कि आप जो भी चीज सोचो ना, दिल से सोचो और मिल जाएगी। मैंने जो चीज सोचा कि मैं लाइफ में इतनी सैलरी पे काम करूंगा, वो हो गया। क्योंकि खुद पे डाउट ही नहीं था, खुद पे कभी भरोसा नहीं था। इतनी चीजों के बीच में रहा हूं, इतनी मुश्किल। और जिस भी परिवार में, मैं कह रहा हूँ सारे एक नॉर्मल फैमिली से हैं, जिसमें दिक्कतें आती हैं तो बहुत अच्छी बात है। जिस भी फैमिली में प्रॉब्लम आती है, वो फैमिली अगर उस स्टेज से अपने आप को उठा ले, उस स्टेज से वो आगे ले जाए, कहीं भी पहुंच सकते हो। यहाँ आप में से भी बहुत बच्चे बैठे होंगे छोटी एज के, मैं यही कह सकता हूँ, आप मजाक मानोगे, भगवान हर किसी को मौका देता है, एक करोड़पति बनने का, एक अरबपति बनने का, एक कुछ भी। लेकिन वो आपको मौका लेना है कि हाँ मैं ये मौका ले पा रहा हूँ। क्योंकि ये सोचते हो कि तो बड़ी बात ऐसे ही बोल रहे हैं। क्योंकि जो हम मंदिर जाते हैं, मंदिर का भी कंसेप्ट ये है कि जो सपना हम देखते हैं, हम ये भगवान मुझे ये दे दे। अगर उस चीज को अपनी लाइफ में बना लो, हे भगवान मुझे यही बनना है। जैसे अगर मैं मानूं इंस्पेक्टर बनना है आपको किसी पोस्ट पे, तो आपके दिमाग में आनी चाहिए कि मुझे इंस्पेक्टर बनना है, वर्दी दिखाई देनी चाहिए हर टाइम, और उसी के लिए काम कर रहे हो। अगर उसके अलावा डिस्ट्रैक्शन आ रही है, कोई भी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन आ रही है, तो इसका मतलब आप उसके लायक ही नहीं। तो माँ बाप से यही रिक्वेस्ट है मेरी, सबसे पहले तो इस चीज को जितना बच्चों से दूर रखोगे, इससे अच्छा उसको खेलने दो, बाहर खेल रहा है तो खिलाओ। क्योंकि ये आपको आगे आने वाले टाइम में, मैं पीजीआई में भी गया, डॉक्टर से मिला, एक रिसर्च चल रही है, बच्चे का कंसंट्रेशन लेवल बिल्कुल गिर गया है, वो कुछ नहीं सोच पा रहा है, रील्स बस यही दिमाग में चलता है, हंस लेते हैं, दांत फाड़ देते हैं। तो आपके लिए आने वाले टाइम में अगर जो बच्चा मोबाइल ज्यादा चलाता है, उसका बिहेवियर नोट करना, चाहे छोटा हो, वो चिड़चिड़ा, जिद्दी सबसे ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा। हम माँ बाप हम क्या करते हैं कि नहीं काम कर रहे हैं तो मोबाइल दे दो बच्चे को। ये मैंने अपने खुद पे एक्सपेरिमेंट किए हैं, ये चीज मोबाइल वाला भी, मैं हर चीज पे एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ कि मुझे कितना नुकसान करता है। अगर मैं मोबाइल ज्यादा चला रहा हूँ तो मेरी एफिशिएंसी क्या आ रही है, 1 महीने का, 1 हफ्ते का रिसर्च चलती है हर चीज पे, हर एक बैच पे रिसर्च चलती है कि इस बैच में अगर कमजोर बच्चे आए थे तो ये क्या कर रहे हैं, अगर इसमें इंटेलिजेंट थे उनके साथ क्या करना है। मैं मेरिट का एक्सपीरियंस बताता हूँ, ऐसे ही भीड़ थी 100 बच्चों के आसपास, 100 बच्चों। तो मेरिट का एक्सपीरियंस बताता हूँ। सबसे कहते हैं ना, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस मैं कहूँगा मेरिट का, क्योंकि हमारे यहाँ भी नाम होगा कि मेरठ का नाम किसके लिए फेमस है, मतलब वो मार्केट भी देखी है कि चोरी, गाड़ी और गुंडागर्दी इस चीज के लिए फेमस है।
तो वहाँ पर यूपी सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकली। मैंने बैच में गया, जाते ही हाँ हुल्ला ये चीज़, मैंने कहा ठीक है करो तुम कैसे भी करना है। वही बच्चे आखिरी 6 महीने तक हम सुबह 6 बजे लगते, 6 से लेके 7 बजे तक रात को लगातार क्लासेस में पढ़ते। ना वहाँ एसी था, ना बस पंखे चल रहे हैं, यही हालात सेम जून की। लेकिन 8 सब इंस्पेक्टर लगे, 8 मतलब सब इंस्पेक्टर हमारे लिए सोचना ही बहुत बड़ी बात होती है। और ये रिसेंट के ही हैं, ये मार्च में। सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट कब आता है, जब वो बच्चे बुलाते हैं पासिंग परेड पे, क्योंकि 2 ही चीज़ें भगवान ने दी है, माँ बाप और गुरु। तो जब उन्हें वो बुलाते हैं मुझे अलग ही फील आते हैं कि हाँ मतलब कुछ कर लिया जिंदगी में। पैसा सब कुछ मायने नहीं रखता मेरे लिए। मेरे लिए ये चीज़ है कि इज्जत बहुत बड़ी चीज़ होती है, नाम बड़ी बहुत सी होती है। हम सारी दुनिया पैसे के पीछे भागती है कि हाँ इस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने काम में कोई भी काम कर रहे हो उसको दिल से शिद्दत से अच्छा करो, पैसा भी आएगा, सारी चीज़ें भी आएंगी। तो एक ही चीज़ है कि लाइफ में अपने बच्चे को सबसे पहले बाहर निकालो। और अब तो आपके पास ये मौका मिल गया है कि यहाँ पर वही चीज़ आ गई है जो मैंने फेस की थी कि वहाँ है यहाँ नहीं है। जब मैं दिल्ली पढ़ाता था, चंडीगढ़ पढ़ा रहा हूँ, तो उस टाइम बच्चे सोचते थे कि यहाँ हमारे वाला बच्चा आ जाए तो कर ही जाएगा। हमारे वाले तो सोच ही नहीं पाते, बेलदार डी ग्रुप यही हमारा ये सोचता है कि लग जाए बहुत है। ये मेरी गारंटी है, जितने भी बच्चे आएंगे पहला बैच अनाउंस कर रहे हैं, कहते हैं ना जी तोड़ के मेहनत होगी, वो किस लेवल तक जाएंगे उसके बाद ही पता लगेगा। 1 साल तक। एक दूसरी चीज सोचते हैं, किसी चीज पे कह रहा हूँ, एक भर्ती आई बच्चे का नहीं हुआ तो ये तो नालायक है, एक पेपर नहीं निकला। कम से कम 1 साल 1.5 साल लगता है उसको अच्छी तैयारी में, 1 से 1.5 साल। जब वो, क्योंकि पहली चीज सब्जेक्ट पढ़ना, हमसे वो सब्जेक्ट पढ़ेगा, जैसे मैथ्स पढ़ेगा, फिर रिवीजन करेगा, फिर टेस्ट लगाएगा। यहाँ बच्चों में नोट की वो टेस्ट तो लगाता ही नहीं, वो देखता ही नहीं, पेपर में बैठेगा। फिर उसको आते हुए भी, क्योंकि कंपटीशन और एकेडमी में बहुत डिफरेंस है। एकेडमी क्या कहता है कि आप एक रटी रटाई एक बच्चे को लेके चलो, लेकिन कंपटीशन यही कहता है, जैसे मैं जिस भी एग्जाम की तैयारी कराता हूँ मैं यही सोचता हूँ इसमें रीजनिंग क्यों पूछा जाता है, मैथ क्यों पूछा जाता है, इंग्लिश क्यों पूछी जाती है, क्योंकि उनको चाहिए ऑफिसर क्वालिटी, मतलब डिसीजन मेकिंग पावर। मेरे पास एक सिचुएशन आई, यहाँ पर कुछ भी ऐसी सिचुएशन आई, क्या मैं डिसीजन ले पाऊंगा, क्या मैं उस तरह से सोच पाऊंगा ऑफिसर की तरह, क्योंकि हर एक आम सोच से अलग होगा। सरकारी नौकरी 1% लोगों के पास है, 1%। 1 करोड़पति दुनिया में 1% है, 1%। अब भीड़ में से अलग जाना है तो 1% का हिस्सा बनना पड़ेगा। 1%, बाकी दुनिया कर रही है, मेरे को गर्मी लगती है, मेरे से ये नहीं होता, मेरे से वो नहीं होता, तो आप भी उसी भीड़ का हिस्सा हो। अगर 1% के क्लब में आना है, वेलकम टू 1% क्लब। ये दुनिया से अलग है, ये भीड़ से अलग है, तो उसमें अलग सोचना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। हर आपकी सुबह उठने से लेकर शाम तक की आदतें, सब कुछ बदलना पड़ेगा। कितने बच्चे यहाँ हैं जो 12th करे हुए हैं, 12th करे हुए, या उनके पेरेंट्स भी हाथ उठा सकते हो, उनके बच्चे 12th की अभी जस्ट इधर। हाँ जी, तो देखो 12th के बाद हमने जस्ट सोचा, किसी ने कह दिया बीटेक कर ले, हम ये ट्रेंड चलता है बीटेक बीएससी एकदम से चले जाओ, वो ट्रेंड बदलो। पहले आप 5 साल का फ्यूचर देखो बच्चे का, कि जैसे ही ग्रेजुएशन करता है, साइंस करता है, फिर उसके बाद मास्टर्स करेगा, उसके बाद पीएचडी करेगा, क्या स्कोप है उसका। कौन जो भी डिग्री करने जा रहे हो, आपकी माँ बाप की भी ये जिम्मेदारी है कि क्या उसका आने वाले, मतलब अभी 7 साल के बाद क्या वो कामयाब हो जाएगा। अगर डिग्री करना ही कामयाब है तो इतनी लाखों डिग्रियां हैं सबके पास, एमएससी भी है, पीएचडी वाले ग्रुप डी ज्वाइन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, हम फिर दोष देंगे सरकार को। भैया आपको पता है पहले, अगर आपको पीएचडी का स्कोप नहीं है तो क्यों भीड़ के पीछे पड़े हो, अपना अलग करियर डिसाइड करो। 12वीं के बाद इतनी नौकरियां स्टार्ट हो जाती हैं, जो भी, मैं एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कौन सा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इसमें ग्रुप सी आती है 12वीं बेस पे। एक्साइज डिपार्टमेंट, उसमें ग्रुप सी आती है 12वीं बेस पे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर उसमें आती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो उसमें आती है। सभी जगह
और जैसे मैंने रो का बताया उसमें भी 12वीं बेस पे आती है, DRDO उसमें 12वीं बेस पे आती है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, हर जगह आती है। तो अपने बच्चे को इस तरह से आप वो करो कि वो ना +2 के बाद एक अलग सोच से करने लग जाए। अगर 12th के बाद ही आपने उसको डाल दिया कि मुझे इस बच्चे को 12वीं के बाद इस मुकाम तक लेके जाना है, हमारा बच्चा IAS भी बन सकता है। कोई ऐसी बुराई नहीं कि गांव का बच्चा IAS ना बने, वो गांव का बच्चा DC कलेक्टर या फिर SDM ना बने। हम क्या करते हैं, उसको उस स्टेज पे भेजते हैं कि पहले ग्रेजुएशन होगी, मास्टर होगी, उसके दिमाग पे पहले ही बोझ आ जाता है कि मैंने तो पैसे बहुत खर्च कर दिए यहाँ पे और मैंने तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया और प्रेशर होगा। इसलिए उसको 12वीं से पहले एक नौकरी की तैयारी कराओ। वो क्या होगा कि एक डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया, छोड़ो। अगर आपका बच्चा ये सोचता है कि मुझे तो बहुत हाई चाहिए, नौकरी लो छोड़ते जाओ, नौकरी लो छोड़ते जाओ, क्योंकि एक ही चीज़ है तैयारी और वो 1 साल में हो जाएगी आपकी अच्छे से। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा IAS बन सकता है या DC या SDM, जो हमारे हरियाणा की DSP ये सारी वैकेंसीज आती हैं, तो अगर वो बच्चा पहले से ही अवेयर हो जाए कि मैं हाँ ये कर सकता हूँ, तो वो बहुत एडवांस होगा। दिल्ली और हमारे में यही फर्क है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि वो बच्चे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो माहौल देते हैं ना, कहते हैं हम अपना माहौल बच्चे को। अगर आपका बच्चा शराबियों के बीच में रहेगा, वो शराब पीना सीख जाएगा। अगर आपका बच्चा बदमाशी करने वाला में रह रहा है तो वो बदमाशी करने लग जाएगा। मेरे पास कुछ चंडीगढ़ ऐसे बच्चे आए थे कि जी ये तो पढ़ नहीं सकता। मैंने कहा एक ही चीज़ दे दो मेरे कमिटमेंट, मैं तो लट भी मारूंगा इसको। बोला जी गेड़ के तोड़ दियो, कदे हम नहीं आओ। आज के दिन माँ बाप अगर मैं डांट दूंगा एकदम से बोलेंगे हमारे बच्चे को कैसे डांट दिया। ये सोच बहुत ज़रूरी है। हम जब बचपन में पढ़ते थे, पता नहीं एक बार तो मेरे फैमिली से ही हैं, इतना कूट दिया था मुझे, मतलब इतने डंडे मारे थे, आज भी याद करता हूँ। लेकिन उनके दिन याद आते हैं कि वो हमारी भलाई के लिए सोचते हैं। उन्होंने उस टाइम हम सोचते थे कि ये तो हमारे दुश्मन है, टीचर कोई डांटता है तो वो दुश्मन लगता है, लेकिन वो आज हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि हाँ वो उनकी रेस्पेक्ट करते हैं। आज याद आते हैं, जो भी टीचर हमें इतनी डांट से करते थे वो याद आते हैं। तो पेरेंट्स के लिए भी ज़रूरी है कि अपने बच्चे को ठीक है लाड में रखो, लेकिन कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो आगे की लाइन में इतना बिगड़ जाएगा आप नहीं कर पाओगे। फिर कहते हैं कि हमारा बच्चा बिगड़ गया। आज गांव में सबसे बड़ी समस्या यही है कि हर दूसरे घर में बच्चा जो एक स्टार्ट होती है उनकी शादियों से, ड्रिंक करना, वो शादियों से स्टार्ट होता है। हाँ कोई बात नहीं बेटे कर ले, मजा है, ठीक है। वो इतनी आदतों में बिक चला जाता है, कल को आपको ही जवाब देने लग जाएगा। तो ये माँ बाप की ही फेलियर है कि अगर उसका बच्चा आगे जाके कुछ नहीं कर पाया तो इसका मतलब उसके माँ बाप में भी कुछ कमी है। अगर आप गलत हरकत पे अपने बच्चे को नहीं टोकोगे, कोई भी गलत हरकत है तो वो आपको ही नुकसान करेगी। और मेरे साथ मेरे गांव के ही हैं और बहुत हमारे अच्छी क्लासमेट भी, वो भी सर गाइड करेंगे। मनोज सर आइए जल्दी, ये भी अपने बारे में एक्सपीरियंस बताएंगे। आओ जल्दी। हेलो, नमस्कार आप सभी का। और मेरा नाम मनोज कौशिक है, आपका यहाँ आने पर हम स्वागत करते हैं। मेरे पास ज़्यादा कुछ कहने को नहीं है। वैसे तो रविंद्र सर ने आपको बहुत कुछ बता दिया है। हमारे जानकार काफ़ी यहाँ पे बैठे हैं, सब हमारा काम जानते भी हैं, रिजल्ट हमारे बोलते हैं। और मैं बच्चों को अक्सर एक कहानी सुनाता हूँ, वो छोटी सी कहानी मैं आपको भी बता देता हूँ। सबने बचपन में कछुए और खरगोश की कहानी सुनी होगी, द हेयर एंड द टोर्टोइज। किस किसने कहानी सुनी है द हेयर एंड द टोर्टोइज? कहानी कुछ ऐसे है कि एक कछुआ है कहानी में, एक खरगोश है, दोनों के बीच में कंपटीशन होता है और दोनों अपना स्टार्टिंग पॉइंट तय करते हैं। खरगोश चैलेंज करता है कछुए को रेस के लिए और विक्ट्री पॉइंट पे एक पीपल का पेड़ होता है कि जो इस पीपल के पेड़ तक यानी फिनिशिंग लाइन तक सबसे पहले पहुंचेगा वही विनर हो जाएगा। और आप सब जानते हैं कहानी जैसे ही आगे बढ़ती है, खरगोश बड़ा तेज भागता है और बहुत दूर जाने के बाद जब वो पीछे मुड़ के देखता है, कछुआ उसको कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। तो उसको ऐसा लगता है